नमस्कार। हमारे मंच में आपका स्वागत है। आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, क्या बंगाल की स्थिति की उपेक्षा की जानी चाहिए। जिस प्रकार से देश में कोरोना महामारी का व्यापक संकट है, उस पर सारे तमाम लोग सरकार पे ये आरोप लगा रहे हैं कि समय रहते हुए कदम नहीं उठाए या बंगाल के चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए था। जिस प्रकार से बंगाल की स्थिति है, कुछ लोगों का कहना है कुंभ इत्यादि का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। तो ये तमाम चीजें इस समय चल रही है। हमारा ये मानना है कि सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। जिस ढंग से इस समय संसार में 15 करोड़ से अधिक लोग इस महामारी की चपेट में 15,75,66,227 से अधिक लोग संक्रमित हैं कोरोना महामारी, और इसमें 32,84,549 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इसमें सबसे अधिक आंकड़ा अमेरिका का है 5,94,000, उसके बाद ब्राजील का है, 4,19,393, और फिर तीसरे नंबर पे भारत का है 2,38,270 से अधिक। तो ये आंकड़े ये साबित करता है, परंतु भारत ये जो कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चपेट में भारत में जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, हर दिन 3 और 4 लाख के बीच नए संक्रमित हो रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि उससे मरने वालों की तादाद काफी इतनी ज्यादा हो जा रही है। सरकारी आंकड़ों से भी कई प्रकार की बातें बताई जा रही है। जिस प्रकार अस्त व्यस्त अस्पतालों से लेकर व्यवस्था चरमरा रही है, लोगों को चिकित्सालय में उपचार नहीं मिल पा रहा है, प्राणवायु तक नहीं मिल पा रहा है। सबसे ज्यादा सरकार छापे मार रही है। तो उसमें ये बहस आ रही है कि बंगाल का चुनाव बेईमानी था, इस ऐसे मौसम में चुनाव नहीं कराने थे। तमिलनाडु का चुनाव हुआ, केरल का हुआ, केरल में इस प्रकार की बातें नहीं आई, केरल में रैलियां हुई, उसके साथ असम में हुआ, ये पुडुचेरी में हुआ। तो ये तमाम चीजें, चुनाव होना चाहिए पर सावधानी पूर्वक होना चाहिए, इतनी बड़ी रैलियां नहीं होनी चाहिए। परंतु उसके बावजूद ये अच्छी सवाल नहीं है। सवाल ये आ रहा है, जिस प्रकार से बंगाल की स्थिति थी, क्या उसको अराजक तत्वों के हवाले किया जाना चाहिए, मूक दर्शक बने रहना चाहिए, या उस पर कड़ाई से अंकुश। कोरोना महामारी अपनी तरफ है, उसे निपटने के लिए अलग सिस्टम है, उसमें अस्पताल निपटेगा ये। लेकिन देश में जो राष्ट्रांतरण के लिए जो एक षड्यंत्र के तहत, विदेशी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, जो बांग्लादेश से लेकर म्यांमार से अन्य जगहों से घुसे हुए घुसपैठिया देश में राष्ट्रांतरण करने के लिए जो काम कर रहे हैं, घुसपैठ किया है, उन तत्वों को, संरक्षण देने वाले तत्वों को अंकुश लगाना भी बहुत जरूरी है। जो लोग ये कह रहे हैं बंगाल को उसके हाल पे छोड़ दो, वहां की राजनीतिक हिंसा की बात मत करो, वहां के जो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, अराजक तत्वों को संरक्षण देने वालों पे प्रश्न मत करो, ये तमाम चीजें बेईमानी है और राष्ट्र के खिलाफ है। जिन लोगों को आजादी के आंदोलन का इतिहास नहीं रहा, देश के बंटवारे के समय जब धार्मिक आधार पर पाकिस्तान दिया जा रहा था, तो सीधे डायरेक्ट एक्शन करने वाले लोग, उनकी मानसिकता वही है जो आज बंगाल में चुनाव जीतने के बाद जिस प्रकार से विरोधी दल के समर्थकों को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके
आम जनता पर जिस प्रकार से हमला हो रहा है उन्हें कहीं जायज नहीं रहा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आचार शपथ लेने से पहले जो कार्यवाहक था वो चुनाव आयोग का था, वो ममता बनर्जी। ये बात सही है, परंतु कार्य करने वाली तंत्र पूरा वही था जिसने बंगाल पे कार्य करता रहा। उन्हें मालूम है चुनाव कौन जीता है, उन्हें मालूम है चुनाव जीतने के बाद कौन सत्तासीन होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने खुद सभा में कहा था कि केंद्रीय सुरक्षा बल कितने दिन रहेंगे, उसके बाद शासन हमने करना, हम देखेंगे किस प्रकार से हो रहा है। उनके दम पर हम ये कह रहे हैं ममता बनर्जी एक संघर्षशील महिला है, उसे संघर्ष करना चाहिए, जनहित के काम करना चाहिए, पक्षपात पूर्ण शासन नहीं करना चाहिए। उसे ये कहना चाहिए था चाहे सत्ता उसके पास रहे ना रहे, उन्हें एक नैतिक फर्ज होता है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, शपथ ग्रहण करने से पहले तक उन्हें ये कहना चाहिए था कि मैं अपनी जो माटी मानुष और बंगाल की अस्मिता की बात करके हमारी धरती में रक्त रंजित और प्रतिशोध की राजनीति नहीं होगी, मैं किसी भी हालत में सहन नहीं करूंगी। इस प्रकार के बयान कहाँ दिए? इस प्रकार के अगर वो बयान देती है तो लोगों के दिलों में जीते। तो इस प्रकार जिस प्रकार से उनकी कार्रवाइयां तमाम पक्षपात पूर्ण रही, तो उससे ये पहले साबित हो रहा है कि बंगाल जैसी भूलों को जो आसाम में भुगतना पड़ा, जो कश्मीर में भुगतना पड़ा, जो अन्य देशों में, बंगाल में किस प्रकार का षड्यंत्र चला है, जिस प्रकार से म्यांमार से आए हुए घुसपैठियों को जो म्यांमार का विभाजन चाहते थे, जो म्यांमार में केवल धार्मिक आधार पर अपना पहचान चाहते थे, धार्मिक आधार पर अपनी पृथक देश चाहते, उन लोगों को किस षड्यंत्र के तहत बंगाल से कितनी दूर जम्मू तक चुपचाप स्थापित किया गया, उनको संरक्षण दिया गया। कौन सा ऐसा तंत्र है, कौन सी सरकारें हैं? वो कौन सी सरकारें थी जो उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार जिस प्रकार से, सपा सरकार जिस प्रकार से न्यायालय में आतंकवादियों को माफ करने के लिए गुहार लगा रही थी, ये कभी कार्य नहीं चला। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग, नस्ल के नाम पर शासन चलाना किसी को इजाजत नहीं है, राष्ट्र के संविधान के खिलाफ है। शासकों के दृष्टि में सब समान होना चाहिए, गुनाहगार को हर हालत में सजा मिलनी चाहिए। राष्ट्र के खिलाफ उसे जाति और धर्म और क्षेत्र के चश्मे से देखने वाले राष्ट्र विरोधी तत्व होते हैं। ऐसे तत्वों को हर हाल में अंकुश लगाना प्रत्येक देश के नागरिक नहीं, देश की सत्तासीन सरकारों का ये फर्ज है। हो सकता है सत्तारूढ़ मोदी सरकार में कई कमियां हो, ये कोरोना महामारी का में वो इलाज समय पर नहीं कर पाए, एक तंत्र स्थापित नहीं कर पाए, जिस प्रकार से विकराल वो था उसके हिसाब से इलाज नहीं कर पाए, या कई अन्य खामियां। परंतु ये कहना बंगाल जैसी स्थितियों को नजरअंदाज करना या वहां चुनाव रोकना प्रत्येक राष्ट्रभक्त सरकार और दल का एक कर्तव्य है। ऐसे तत्वों को, राष्ट्र विरोधी तत्वों को, जो घुसपैठ से राष्ट्रांतरण कराने के तत्वों को संरक्षण देने का काम करते हैं, उनको एक पल भी सत्ता में बनाए रखने के लिए काम करते हैं, वो राष्ट्र विरोधी हैं। इसलिए मेरा साफ मानना है, ममता बनर्जी हो या सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, कोई भी दल हो, उन दलों को भारत की अस्मिता, भारत की प्रभुता, भारत की संस्कृति, भारत के सम्मान की रक्षा करने का उनका दायित्व है। अगर वो दलीय स्वार्थ के लिए, पद लोलुपता के लिए, कुर्सी के हित के लिए अगर इस प्रकार के राष्ट्र विरोधी तत्वों को संरक्षण देते हैं, तो उन्हें एक पल भी देश की सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे तत्वों पर कड़ाई से निपटना चाहिए और उनको किसी भी स्थिति में देश की सत्ता में आसीन नहीं होने देना चाहिए। लोकतंत्र तभी है जब देश बना रहेगा। लोकशाही ये कभी इजाजत नहीं देती है, आसीन के सांपों को सीने पे लगाने की इजाजत नहीं देती है।
धार्मिक आधार पर किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, पर लेकिन धार्मिक आधार पर किसी का तुष्टीकरण करना भी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। इसलिए हमारा मानना है कोरोना से भी अधिक खतरनाक ये महामारी है, जिसने 20 लाख से अधिक भारतीयों का कत्ले आम जब भारत के विभाजन के समय हुआ था उस दंश को झेला था। उसके बाद निरंतर इस देश के विकास की प्रगति और देश के कानून व्यवस्था की प्रगति को अवरोध करने वाले तत्व है। इसलिए भारत सरकार को किसी भी हालत में राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी भी स्थान पे शासन प्रशासन में बने रहने नहीं देना चाहिए। उसके लिए किसी भी कीमत पर बहुत मजबूती से काम करे। कोरोना का बहुत सावधानी से सरकार को चाहिए कोरोना महामारी से लेकर तमाम इस प्रकार के जो बीमारियां हैं उसका इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का उपलब्ध कराए, ये सरकार का दायित्व है। परंतु इसके साथ देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना सरकार का महत्वपूर्ण दायित्व है। इसके साथ कोरोना के साथ एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं, जिन दलों को इस बात से भी इतराज है कि जो लोग कोरोना महामारी को प्रसार करने के लिए लगे हैं, सावधानी से हर काम होना चाहिए। इस देश की व्यवस्थाएं संचालित होनी चाहिए, पर सावधानी से दूरियां बना के, मास्क लगा के, मुंह पटिकाएं लगा के, दवाइयां का करके, टीका का करके, पूरे देश में टीका बिल्कुल निःशुल्क मिलना चाहिए, अनिवार्य मिलना चाहिए, क्योंकि एक भी नागरिक अगर पीड़ित होगा वो संक्रमित कर देगा। देश के हर नागरिक देश की शक्ति होती है और यहाँ पर जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग के नाम पर किसी का शोषण, उपेक्षा शिकार नहीं होना चाहिए हर हाल में। और राष्ट्रभक्त जो राष्ट्र के हित में काम करें उनका दमन नहीं होना चाहिए और राष्ट्र विरोधियों का संरक्षण नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये मानना है, जो लोग ये कहते हैं कि उदासीन हो जाओ, बंगाल की स्थिति को भूल जाओ, आसाम की स्थिति को भूल जाओ, कश्मीर की बातें मत करो, केवल कोरोना करो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। कोरोना को भी खत्म करना है, उस पर अंकुश, और इसके साथ देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता को तबाह करने में लगे तमाम तत्वों पर अंकुश भी लगाना है। उनको किसी भी ढंग से देश की कहीं भी सतह में आने नहीं देना चाहिए। यही मैं एक कारण कर रहा हूँ और मोदी सरकार से भी ये अनुरोध है कि वो दलीय स्वार्थ से ऊपर उठकर तमाम चीज़ें बड़ी निष्पक्ष ढंग से प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए काम करे और देश के ताना बाना और व्यवस्था को बचाने का काम करें। जिस प्रकार से एकदम तालाबंदी भी उचित नहीं है पूरी, और ये लापरवाही भी उचित नहीं है। व्यवस्था बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। जो राहत विदेशों से आ रखी है उसको समय पे सही उचित व्यक्तियों पर सौंपना। जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो लोग इस प्रकार से चिकित्सालय के धर्म को कसाई खाने में तब्दील करें, उनके खिलाफ भी कड़ा अंकुश लगाए। सरकार का जो निजीकरण का ये अंधा अनुसरण है उस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा का निजीकरण करने के कारण इस प्रकार की पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। जिस प्रकार आपात स्थिति में ये राष्ट्रीय तंत्र को ढांचा बिल्कुल एकदम शर्मा गया, इसका मुख्य कारण निजीकरण है। निजीकरण में लूटकरण है, लूट प्रवृत्ति की जात है। इसका मूल कारण देश की अंग्रेजी शिक्षा की कारण है। जब तक देश को अपनी भाषाओं में अपने नाम पे शिक्षा राजनीति नहीं दी जाएगी, तब तक इस देश के व्यवस्था सुधरने को नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय